चलो तो आगे बढ़ते फिर स्पीयर वाले एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। और सब जगह हो चुका है अपना ये क्वेश्चन, मतलब क्रैश कोर्स में भी हुआ है, रेगुलर में भी हुआ है, सिल्वर केटी बैच में भी हुआ है। स्पीयर का वेट दिया है 1000 न्यूटन। ओके, फाइंड रिएक्शन एंड टेंशन। फाइंड रिएक्शन एंड टेंशन। स्पीयर का वेट दिया है 1000 न्यूटन और स्पीयर को देखो मैंने केबल के थ्रू इस इंक्लाइंड सरफेस को अटैच किया है और केबल का एंगल बना है 15 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड सरफेस का भी एंगल दिया है 45 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर रिएक्शन भी कैलकुलेट करना है, टेंशन भी कैलकुलेट करना है। इसके पहले वाले सभी प्रॉब्लम में हमने सिर्फ टेंशन कैलकुलेट किया था, इस बार आपको रिएक्शन भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले चेक करो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर कौन है। यहाँ पर देखो, इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ, ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, करेक्ट, और इसको मैं बी नाम दे रहा हूँ और ये स्पीयर का सेंटर है, सी नाम दे रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर ए कॉन्टैक्ट पॉइंट पर रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा, इसको मैं आर ए नाम दे रहा हूँ, आर ए। और ये जो सरफेस रिएक्शन होता है, सरफेस को हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये वाला एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। सो ये 90 है, ये 45 डिग्री गिवन है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180 होता है। सो ये 45 गिवन था, ये 90 है, सो ये 45 डिग्री आएगा। चलो नेक्स्ट, अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, सी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा, ये वाला एंगल 45 है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा 45। ऐसे टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट, अब ए बी सी इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ए कॉर्नर पर एंगल कितना है 90 डिग्री, ये 90 है, ये 15 गिवन है, तो ये टोटल एंगल बताओ कितना आएगा, टोटल एंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है, सो 180 में से 90 माइनस किया ए कॉर्नर का, और बी कॉर्नर पर कितना है 15, तो 15 माइनस किया 75 डिग्री। ओके, 75 डिग्री। नेक्स्ट, अब ये टोटल एंगल 75 है, ये 45 है, तो ये वाला बचेगा कितना 75 माइनस 45, 30 डिग्री। नेक्स्ट, केबल बीसी में क्या रहेगा, यहाँ पर टेंशन रहेगा। टेंशन का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन। ओके, और फिर उसके बाद बॉडी का वेट, बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है ना, बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स 1000 न्यूटन। ओके, 1000 न्यूटन। अब बताओ यहाँ पर लैमी-सेरेमोपिला होगा क्या, नंबर ऑफ फोर्सेस तो 3 है, आर ए टी एंड 1000, नंबर ऑफ फोर्सेस 3 है, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, सी पॉइंट है। तो यहाँ पर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, डायरेक्शन वाला। डायरेक्शन में मैंने क्या बोला था, सबका डायरेक्शन एक तो इनकमिंग होना चाहिए या फिर एक तो आउटगोइंग होना चाहिए। आर ए इनकमिंग है, बॉडी का वेट इनकमिंग है, टेंशन आउटगोइंग है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स मतलब क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मैंने ब्लॉक रखा है जिसके ऊपर 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। तो बताओ ये ब्लॉक कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। और इस बार बताओ ये 100 न्यूटन फोर्स कैसा है, पुश फोर्स है या पुल फोर्स है, पुश फोर्स है।
फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स बॉडी मतलब पुश फोर्स होता है, करेक्ट। अब ये 100 न्यूटन को मैं यहां से निकाल कर, ये 100 न्यूटन को मैं यहां से निकाल कर यहां पर लगा रहा हूं। अभी भी बताओ ये ब्लॉक कहां पर मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट ही मूव करेगा, लेकिन इस बार ये 100 न्यूटन कैसा है, पुल फोर्स है। तो पहले ये 100 न्यूटन पुश फोर्स था, अब ये कैसा हो गया, पुल हो गया, लेकिन डायरेक्शन के ऊपर कुछ इफेक्ट हुआ क्या, नहीं। तो इस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स कहते हैं। सो यहां पर देखो, पुश को पुल में कन्वर्ट करना या फिर पुल को पुश में कन्वर्ट करना, इसको ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स कहते हैं ना। तो टी जो है वो अवे फ्रॉम द बॉडी है, उसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, टूवर्ड्स बॉडी में कन्वर्ट करूंगा, इनकमिंग में। तो उसके लिए मैं पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा यहां पर ऐसे, और ये टेंशन जो है वो यहां पर लेना है टी। ये वाला टी अब कंसिडर नहीं करेंगे, इसी टी को मैंने यहां पर ड्रॉ किया है, करेक्ट। ये पुल था, अब ये कैसा हो गया, पुश हो गया। एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना आएगा, 30 डिग्री, अल्टरनेट एंगल ना। देखो मैंने यहाँ पर नहीं अल्टरनेट कैसे रहे, ये तो अपोजिट एंगल हुआ, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। यहाँ पर मैंने देखो अल्टरनेट एंगल भी यूज किया था, अपोजिट एंगल भी यूज किया। अल्टरनेट एंगल यहाँ पर ये 45, ये 45, ये 30, ये 30, करेक्ट। चलो तो लैमिस थ्योरम के कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पर सभी कंडीशंस। एंगल की अगर बात करेंगे तो एंगल में ये वाला एंगल कितना है, 90। सो टोटल एंगल बताओ कितना आएगा, टोटल एंगल आएगा ये 90 + 30, 120, करेक्ट। फिर उसके बाद ये वाला एंगल है 90 ना, सो 90 + 45, सो टोटल एंगल मिलेगा यहाँ पर 135। और ये बचा हुआ एंगल आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180। 180 में से 45 माइनस करो, 30 माइनस करो, सो 180 माइनस 45 माइनस 30, सो आंसर आएगा 105 डिग्री। सो बताओ लैमिस अगर अप्लाई करता हो, सो 1000 डिवाइड बाय साइन ऑफ 105, फिर उसके बाद आर ए अपॉन साइन ऑफ 120 एंड टी अपॉन साइन ऑफ 135। सो आर ए एंड टी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। आर ए इज इक्वल्स टू आएगा 1000 इंटू साइन 120 डिवाइड बाय साइन 105, 896.57 एंड टी का वैल्यू आएगा 1000 इंटू साइन 135 डिवाइड बाय साइन 105, 732.05। समझा। तो इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट था डायग्राम का रोल। डायग्राम जितना परफेक्ट, नीट और क्लीन बनाओगे उतना आपका एंगल का जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा। और डायग्राम जो है एकदम प्रॉपर साइज में बनाना है, बहुत छोटा भी नहीं बनाना है, बहुत बड़ा भी नहीं बनाना है, प्रॉपर साइज में बनाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, इतना छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, समझ में नहीं आता है कि कौन सा एंगल किधर जा रहा है, कौन सा फोर्स कैसे ड्रॉ करना है, कुछ समझ में नहीं आता। तो अच्छे से थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो डायग्राम ड्रॉ करने के ऊपर, ओके। यस, M1 KT डिलेटेड सिलेबस था, मैं KT पेपर में, यस मैकेनिक्स के पेपर में KT वाला सिलेबस है, सॉरी KT के पेपर में जो सिलेबस कट हुआ था वो है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल तुम लोग को सिलेबस में है, समझा, जो KT वाले हैं उनके लिए भी। लेकिन अब ये सुनने के बाद शॉक में आने की जरूरत नहीं है, अरे मेरे सिलेबस में वो KT जो डिलीट हुआ था वो भी है, अब मैं क्या करूं। अरे कुछ मत कर, वो जो है तेरे सिलेबस में वो तो अच्छे से कर पहले, समझा। ये जो रेगुलर वाले अभी जो लोग हैं उनके सिलेबस में है काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल, वो लोग ने ऑप्शन में छोड़ा है, रेगुलर वालों ने, समझा। मैंने कल ही प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बताया है। इम्पल्स एंड मोमेंटम करने वाले उसका टेंशन मत लो, एक्चुअली इनफैक्ट हम लोग सब करने वाले हैं,
समझो, सब करने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ता है। तो सिलेबस में है, तुम लोग को एग्जाम में आने वाला है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था, होता नहीं था, इस बार कैसे हुआ, हम लोग भी शॉक में है, हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। मुंबई यूनिवर्सिटी है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, समझा, मुंबई यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो सकता है। तो अब ये डिस्कस करने में कुछ फायदा नहीं है, मतलब रोते बैठने में कुछ फायदा नहीं है, अरे हम लोग को है रे वो सिलेबस, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। तुम लोग में वो पावर है क्या, तुम लोग पीएम वगैरह हो क्या, सीएम वगैरह हो क्या, कि एक दिन में डिसीजन लेके ऐसा चेंज कर सकते हो? नहीं है क्या तुम लोग का चाचा मामा कोई है सीएम पीएम? नहीं है। तो इतना पावर हम लोग के पास नहीं है। तो अगर नहीं है, तुम लोग अगर वो सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते, तो उसके बारे में डिस्कस करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आगे बढ़ेंगे फिर। इसमें चार्ट अपने आर्केडमी के यूट्यूब चैनल पर देखो, मैंने मास्टर क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम करके एक वीडियो अपलोड किया है। मास्टर क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम, ऐसे दो इंक्लाइंड सरफेस है, दोनों के बीच में स्पीयर रखा है, जहां पर मैंने कंप्लीट बॉडी यूज किया है। देखो कंप्लीट बॉडी, क्योंकि इंक्लाइंड रिएक्शन का एंगल कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगा वो वीडियो सब लोग एक बार अच्छे से देखो, मास्टर क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, ये वाला एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। स्पीयर का मास दिया है 100 kg, और क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन का रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है 50 सेंटीमीटर, नॉट 15, 50 सेंटीमीटर। सो मुझे यहां पर क्या बोला है, इस स्पीयर पर मुझे ओके, चलो सो आगे बढ़ते हैं। सो मास दिया है, स्पीयर का मास दिया 100 kg, और क्वेश्चन में बोला है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ पी टू मूव द स्पीयर ओवर द ब्लॉक। मुझे स्पीयर पर ऐसा फोर्स अप्लाई करना है जिससे ये स्पीयर जो है ब्लॉक के ऊपर से मूव करना शुरू करेगा। करेक्ट। पहले यहाँ पर चेक करो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स कितने हैं। कॉन्टैक्ट पॉइंट्स यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स दिख रहे हैं। देखो, ये मिला मुझे फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट, और ये मिला मुझे सेकेंड कॉन्टैक्ट पॉइंट। सो 2 रिएक्शंस यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। सो रिएक्शन में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया R1, और यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया R2। R2, और स्पीयर का वेट है
केजी में दिया है 100 kg, वर्टिकली डाउनवर्ड्स लेंगे इसको, सो 100 इंटू 9.81 न्यूटन में कन्वर्ट किया इसको। सो देखो यहाँ पर टोटल 4 फोर्स आपको दिख रहे हैं, R1, R2, वेट एंड P। अब इसमें P इंक्लाइंड है जिसका एंगल मुझे पता है, वेट तो वर्टिकल है, R1 वर्टिकल है, R2 इंक्लाइंड है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर R2 का एंगल कैलकुलेट करना है। कैसे देखो, R2 का एंगल कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला मैंने एंगल एज्यूम किया अल्फा। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा, अल्फा, अल्टरनेट एंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अच्छे से देखो, सेंटर से 2 तक ये कौन है, ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है। ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस तो है ही, प्लस वो सर्कल का रेडियस भी तो है ना। सेंटर से यहां तक सर्कल का रेडियस है, और सर्कल का रेडियस हमें दिया है 50 सेंटीमीटर। चलो तो ये मिल गया मुझे 50 सेंटीमीटर। सेम वैसे ही सेंटर से यहां तक ये भी तो कौन है, सर्कल का रेडियस है 50 सेंटीमीटर। अब उसमें से ब्लॉक का हाइट के कितना है, 12 सेंटीमीटर। सो 50 में से 12 में माइनस करूंगा तो ये वर्टिकल साइड मिल जाएगा, ट्राइंगल का वर्टिकल साइड। सो कितना आएगा, 50 में से 12 माइनस करेंगे तो 38 आएगा ना। सो 38 सेंटीमीटर। तो चेक करो, अल्फा का ऑपोजिट साइड पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन अल्फा का, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो ऑपोजिट इज 38, हाइपोटेन्यूस इज 50। सो अल्फा कैलकुलेट करो, साइन इनवर्स ऑफ 38 डिवाइड बाय 50, सो 49.46 डिग्री। ओके, चलो अल्फा का वैल्यू मिलने के बाद अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अरे 4 फोर्स है, लामी थ्योरम कैसे अप्लाई होगा। नहीं होगा लामी थ्योरम यहाँ पर, 4 फोर्स है ना, नंबर ऑफ फोर्सेस 3 होना चाहिए, तभी आप लोग लामी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेस 4 है। सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है, देखो सबसे बड़ा ट्विस्ट, मुझे इस स्फीयर पर P फोर्स क्यों अप्लाई करना है, मुझे इस स्फीयर को इस ब्लॉक के ऊपर से मूव करना है, इसके लिए मुझे फोर्स अप्लाई करना है, बराबर। जब ये स्फीयर ब्लॉक के ऊपर से मूव करना शुरू करेगा तब मुझे बताओ, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्फीयर एंड सरफेस का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 1 नंबर का, वो एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, है ना। जैसे ये स्फीयर थोड़ा सा भी अगर ऊपर उठता है, थोड़ा सा भी ऊपर उठता है, तब यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। टोटल 4 फोर्सेस है इसमें, टोटल 4 फोर्सेस है, तो 4 फोर्स है, तो यहां पर लामी थ्योरम तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ फोर्सेस कितना होना चाहिए, एग्जैक्ट 3 होना चाहिए, एग्जैक्ट 3। लेकिन यहाँ पर R2 है, R1 है, P एंड वेट है। P इंक्लाइंड है, उसका एंगल 30 डिग्री गिवन है, बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, R1 वर्टिकली अपवर्ड्स है, बस R2 इंक्लाइंड है। R2 इंक्लाइंड है तो उसका एंगल पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ा। अब कैसे, देखो इस 2 नंबर का जो पॉइंट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट जो ब्लॉक एंड स्फीयर का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, वहां से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, जिससे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में सेंटर से लेके इस पॉइंट तक 2 तक, ये सर्कल का कौन है, रेडियस, और सर्कल का रेडियस हमें कितना दिया, 50 सेंटीमीटर दिया है, बराबर। नेक्स्ट, सेंटर से लेके यहां तक ये भी कौन है, सर्कल का रेडियस है 50 सेंटीमीटर। अब उसमें से ब्लॉक का हाइट कितना है, 12 सेंटीमीटर। सो 50 में से 12 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, फिर ये 38 बचेगा। सो अल्फा का अपोजिट साइड 38 है, हाइपोटेन्यूस 50 है, तो यहाँ पर हम लोग साइन अल्फा का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन अल्फा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो अल्फा का वैल्यू मिल गया मुझे 49.46 डिग्री। चलो यहाँ तक समझा है सबको, यहाँ तक समझा है सबको। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस 4 है, लामी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ फोर्सेस 3 होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है, देखो जब मैं स्फीयर को इस ब्लॉक के ऊपर से मूव करूंगा तब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1 नंबर का, ये एग्जिस्ट करेगा क्या, बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जब ये स्फीयर ब्लॉक के ऊपर से मूव करना शुरू करेगा तब स्फीयर ऊपर उठेगा ना, जैसे ही ऊपर उठेगा वहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही नहीं है तो वहां का रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। रिएक्शन का वैल्यू R1 कितना हो गया, फिर 0 हो गया। R1 पिक्चर में है ही नहीं, हम लोग R1 को यहाँ पर लेके बैठे हैं, R1 अपने पिक्चर में है ही नहीं, वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, समझा। तो इसका मतलब यहाँ पर लामी थ्योरम अप्लाई हो रहा है। लेकिन फिर भी देखो, डायरेक्शन के ऊपर काम करो,
R1 तो 0 हो गया, नंबर ऑफ फोर्सेस 3 है ना, अब R2 है, P है एंड ब्लॉक का वेट है, स्फीयर का वेट है, नंबर ऑफ फोर्सेस 3 हो गया, लेकिन डायरेक्शन चेक करो, R2 इनकमिंग है, ब्लॉक स्फीयर का वेट इनकमिंग है, लेकिन P आउटगोइंग है। हमें पता है क्या करना है, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। सो यहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ किया और P को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किया। यहां पर P, अब ये वाला P कैसा था, पुल था, उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, पुश में कन्वर्ट किया। सो ये वाला एंगल कितना है, 30, सो ये एंगल कितना बनेगा, 30, अल्टरनेट एंगल। समझे यहां तक सबको? नेक्स्ट, अब देखो R2 इनकमिंग, P इनकमिंग एंड 100 इंटू 9.81 ये भी इनकमिंग है, लाइमी थ्योरम के सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। आगे का कैलकुलेशन बताओ, ये वाला एंगल कितना है, 90, सो टोटल एंगल कितना आएगा, ये 120, करेक्ट। फिर उसके बाद ये वाला एंगल कितना है, 90, ये वाला एंगल अल्फा, अल्फा मिल चुका हमें, सो टोटल एंगल कितना आएगा, 90 प्लस अल्फा, सो 90 प्लस 149.46 मतलब कितना आएगा, 139.46। तो बच गया फिर P एंड R2, P एंड R2 के बीच का एंगल चेक करना पड़ेगा आपको। P एंड R2 के बीच का एंगल क्या करेंगे, कंप्लीट सर्कल का एंगल या फिर स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 ना। सो 180 में से 30 माइनस करो, अल्फा माइनस करो, 30 माइनस किया, अल्फा कितना है 49.46, सो आंसर आ गया ये 100.54, 100.54। सो सबका एडिशन करके देखोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। चलो तो आगे बढ़ता है, लाइमी थ्योरम के कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। यहां पर क्या आएगा फिर, 100 इंटू 9.81 मतलब कितना, 981 लेते हैं, 981 डिवाइड बाय साइन ऑफ 100.54, फिर उसके बाद R2 अपॉन साइन ऑफ 120, ओके, एंड P अपॉन साइन ऑफ 139.46। बताओ फिर P का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू कितना है। सो ये आएगा 981 इंटू साइन 139.46 डिवाइड बाय साइन 100.54, तो आंसर आ गया 648.57 न्यूटन। और हमें P कैलकुलेट करने के लिए बोला था ना, यस परफेक्ट है। एंड R2 भी आप लोग कैलकुलेट करके रख सकते हो, सो 981 इंटू साइन 120 डिवाइड बाय साइन 100.54, सो ये मिला 864.15 न्यूटन। सो मुझे इस स्फीयर को ब्लॉक के ऊपर से मूव करना है तो इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, 648.57। चलो समझा सब।